नमस्कार दोस्तों, SKG आर्ट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कलर? कलर क्या है, पहले हमें इसको जानना है। कलर इज ए एनर्जी। कलर एक ताकत है, शक्ति है। कलर एक ऊर्जा है। सूरज की जो किरण है उसी में सारे कलर्स विद्यमान होते हैं, उसी का अंदर सारे कलर्स पाए जाते हैं। सूरज की रोशनी को हम अगर एक प्रिज्म के अंदर से आर पार होने दें या प्रिज्म के अंदर से उसको पास आउट करें तो हमें इंद्रधनुष की तरह एक कलर्स की मिलते हैं। अंग्रेजी में जिसको विबजोर कहते हैं। बी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से विबजोर कलर स्कीम डेवलप होते हैं। उसी में से जो बेसिक्स 3 कलर्स है वो हम निकाल के लाते हैं, उसको प्राइमरी कलर्स हम कहते हैं। वो होते हैं आपका रेड, ब्लू, येलो। जैसे प्रकृति में अगर सौंदर्य को हम देखते हैं तो कलर्स के बिना वो बिल्कुल फीका सा लगेगा। कलर्स के बिना उसका सौंदर्य बहुत बिल्कुल कम होगा। तो इसीलिए प्रकृति का जो सौंदर्य का मेन रूह है, जो आत्मा है, वो कलर्स है। वैसे ही हमारे पेंटिंग्स में भी जो रूह है पेंटिंग्स का, वो भी कलर्स ही है। और इस तरह से अगर हम बताएं कलर्स, ऐसे तो बहुत सारे शेड्स होते हैं। हम प्राइमरी कलर्स 3 ही हमें मिलते हैं। ये 3 कलर क्यों है? ये 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, लेकिन 1 भी हो सकता था। लेकिन हम में बेसिक प्राइमरी 3 ही कलर मिलते हैं। जो कलर को बनाया नहीं जा सकता वो ओरिजिनली इस 3 फॉर्म में ही एग्जिस्ट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ 3। कभी भी हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिक में चले जाए, उसका प्राइमरी ओरिजिन लेवल में चले जाए, तो मोस्टली हमें हर चीज़ में 3 ही नज़र आते हैं। जैसे अगर हम देखें कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये एटॉम का डिवीजन से होते हैं। इसमें भी 3 ही पावर, ये पावर से रिलेटेड है। इसीलिए यहाँ पे भी हम 3 ही ऑब्जेक्ट ढूंढ के मिलते हैं। अभी साइंस ने तो यही अब डेवलप किया हुआ है। साइंस में ये प्रूव्ड है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से एटॉम बनते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिकली हम यहाँ पे भी 3 को ही 3 में ही डिवाइड कर पा रहे हैं। 3 ओरिजिन में ही हम लोग वापस जा रहे हैं। वैसे ही अगर हम हमारे धर्म में देखते हैं, हिंदू धर्म में, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को हमने भगवान माना है। तो इस जगत का जो सृष्टि है, ये जो क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, इनके लिए हम 3 ये गॉड, 3 ये पावर्स को मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वैसे ही मैं एक आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि जो बेसिक्स होते हैं, मोस्टली हर बेसिक्स 3 में ही डिवाइडेड होते हैं। और कलर्स में मैंने बताया कि प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू, येलो, ये 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। इसी तरह से इसके अलग अलग डिविजन्स होते हैं। जैसे सेकेंडरी कलर्स, टर्शियरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स क्या है? 2 प्राइमरी कलर जब हम मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी कलर्स डेवलप होते हैं। ऐसे ही 3 सेकेंडरी कलर्स है, ऑरेंज, वायलेट, ग्रीन। रेड और येलो को अगर मिलाते हैं हम, ऑरेंज डेवलप होता है। और रेड और ब्लू को मिला देते हैं तो वायलेट डेवलप होते हैं। और येलो और ब्लू को मिला देते हैं तो ग्रीन डेवलप होते हैं। ऐसे 3 कलर्स मिलते हैं, ऑरेंज, वायलेट और ग्रीन। इनको हम सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका टर्शियरी कलर्स। टर्शियरी कलर्स हो गया आपका येलो और ऑरेंज, मतलब एक प्राइमरी कलर्स और एक सेकेंडरी कलर्स। येलो और ऑरेंज, येलो और ग्रीन, ये टर्शियरी कलर्स होते हैं। रेड और वायलेट, रेड और ऑरेंज,
ब्लू और वायलेट, ब्लू और ग्रीन, इस तरह से ये टर्शियरी कलर्स होते हैं। इसके बाद हम लोग कलर्स के डिविजन्स में सेंसेशन का साथ जोड़ते हैं, इमोशंस का साथ जोड़ते हैं, ह्यूमन इंस्टिंक्ट का साथ जोड़ते हैं। इसके अलग अलग फिलोसॉफिकल मीनिंग है। बेसिकली हम दो डिविजन्स में भाग कर सकते हैं। एक होता है आपका कूल कलर्स, एक वार्म कलर्स। कूल कलर्स में हम ज़्यादातर ब्लू जो कलर स्कीम है, सपोज वायलेट, ग्रीन, ब्लू, ये सारे कूल कलर्स होते हैं। और वार्म कलर्स में आपका रेड होते, ऑरेंज होते, येलो होते। ये वार्म कलर्स जो लाइट सोर्स को डिपिक्ट करते हैं और कूलनेस को जो डिपिक्ट करते हैं, जो वाटर सोर्स को डिपिक्ट करते हैं, वो कूल कलर्स होते हैं। इस तरह से हम कूल कलर्स और येलो कलर, वार्म कलर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं कलर्स में, जैसे कॉन्ट्रास्ट को डेवलप करना होता है, कहीं पे हार्मोनी को डेवलप करना होता है। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है, हार्मोनी क्या है, इनको जानने के लिए कलर डिवीज़न में एक कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शंस है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है जो डायरेक्टली अपोजिट कलर्स। अब अगर जो कलर व्हील है, कलर व्हील में अब हम अगर देखते हैं तो डायरेक्टली ऑपोजिट कलर्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। मतलब एक प्योर डीप, एक प्योर लाइट कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री के साथ एनालोगस होते हैं जो हार्मोनाइज होते हैं। एक शेड में ही डिफरेंट, एक कलर्स का ही डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स, रेड, येलो, ऑरेंज, एक क्रोनोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होते हैं वो एनालोगस में आते हैं। तो वैसे ही और एक आता है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक होता है एक ही कलर, सिंगल कलर्स का साथ ब्लैक और वाइट हम मिक्स करके उसको डार्क टोन और उसका लाइट टोन में जो चार्ट डेवलप करते हैं वो मोनोक्रोमेटिक चार्ट होते हैं। वो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम होते हैं, एक ही कलर से टोटल लाइट एंड शेड को डिपिक्ट करना, तो वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं। ऐसे ही आपका एक्रोमेटिक कलर्स होते हैं। एक्रोमेटिक एक्चुअली इट्स न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल पिगमेंट आप बोल सकते हैं, न्यूट्रल शेड्स आप बोल सकते हैं। ये होता है ब्लैक एंड वाइट। मोस्टली ब्लैक एंड वाइट को कलर नहीं माना गया है कलर वर्ल्ड में, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है, वो कलर्स है ही नहीं। और इसी तरह से हम ब्लैक एंड वाइट, अगर ब्लैक हो या वाइट हो, किसी कलर के साथ मिक्स करते हैं तो उस कलर्स का जो ओरिजिनलिटी है वो लाइटर टोन की तरफ डेवलप हो जाता है या डीपर टोन की तरफ डेवलप हो जाता है। जैसे हम ब्लैक यूज़ करते हैं किसी रेड का साथ, तो रेड डीप रेड में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से अगर वाइट करते हैं तो रेड लाइटर रेड में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से कलर्स का जो वैल्यू है उस वैल्यू को ब्लैक एंड वाइट जो न्यूट्रल कलर्स है वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये खुद ब्लैक एक कलर्स नहीं है और वाइट एक कलर्स नहीं है। ऐसे ही कलर्स का साथ अगर हम बात करें तो कलर्स किस तरह से पेंटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं या पेंटिंग में किस तरह से यूज़ होते हैं, मैं एक बात बताता हूँ। एक आर्टिस्ट है पीट मोंड्रियन। पीट मोंड्रियन ने जो बेसिक कलर्स है, प्राइमरी कलर्स है, उन्हीं प्राइमरी कलर्स से उन्होंने पेंटिंग बनाए थे। उनका पेंटिंग का पहली जो थ्योरी है, उन्होंने नेचर से प्रेरित है, नेचर को लेके ही उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने नेचर में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, नेचर के में एक ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करने के लिए बहुत सारे लाइंस की ज़रूरत पड़ता है। उन्होंने जो बेसिक लाइन है नेचर का, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसमें डिवाइड किया। फिर बेसिक प्राइमरी कलर्स में वो आगे रेड, येलो, ब्लू, इन तीनों कलर्स को लेकर पेंटिंग डेवलप किया। तो उनका अगर हम पेंटिंग देखते हैं तो ग्रिड्स, बहुत सारे ग्रिड्स बनाए हुए होते हैं। उस ग्रिड्स में ब्लॉक वाइज कहीं पे रेड, कहीं पे ब्लू, कहीं पे येलो को डिवाइड किया हुआ है, बैलेंस्ड किया हुआ है। साथ ही साथ उनका पेंटिंग्स में हमें कहीं कहीं डार्क ब्लैक और वाइट दिखाई देते हैं, तो इसका और ग्रे टोन्स भी दिखाई देते हैं। ये एक्चुअली उन्होंने जो डार्क का मतलब हो गया आपका नाइट और वाइट का मतलब हो गया डे,
जो ब्लैक एंड वाइट उन चीज़ों को उन्होंने दर्शाने की कोशिश किया है, सेट्स को दर्शाने की कोशिश किया है। तो पीट मॉन्ड्रियन का इस तरह का जो पेंटिंग्स उन्होंने डेवलप किया है, जो उन्होंने उनका क्रिएशन है, उनका जो इन्वेंशन है, और ये जो फिलोसफी है, इसको आर्ट हिस्ट्री में न्यू प्लास्टिसिज्म बोल के इसको एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इस तरह से अलग 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 तरह से कलर्स का साथ बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं और अलग अलग थ्योरी डेवलप हुए हैं। तो चलिए हम लोग एक थोड़ा छोटा सा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट में एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसमें किस तरह हम कॉन्ट्रास्ट को डेवलप करते हैं, हार्मोनी को डेवलप करते हैं, और एक कूल कलर्स, वार्म कलर्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा सा कॉम्पोजिशन का बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ड्राइंग करना है, कैसे करना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिकल सेशंस ऑफ कलर। पहले मैंने एक ड्राइंग करके रखा है, उसका ऊपर मैं ब्लैक लाइन से, मोस्टली डार्क कलर से इसका लाइन ड्राइंग निकाल लेते हैं कि टेक्निकली ये काम करने के लिए आसान होगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ बर्न्ट आम्बर और प्रूसियन ब्लू। मोस्टली मैं ब्लैक को अवॉइड कर रहा हूँ, इनके डार्क पोर्शन को मैं भरते जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत स्टिक लाइन से इसका ड्राइंग को पहले डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जब कलर करेंगे इसका ड्राइंग छुप सकता है, इसीलिए थोड़ा डार्क हार्ड कलर से इसका ड्राइंग करना ज़रूरी है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम ड्राइंग करते हैं, उसका डिटेलिंग और प्रोपोर्शन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्म में थोड़ा सा भी डिसप्रोपोर्शनेट हो तो आप अच्छे से अच्छा कलर स्कीम इसका ऊपर डेवलप करके भी इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आप। ये लाइन करते वक्त ध्यान रखना है जहाँ पे डार्क पोर्शन है और जहाँ पे लाइट पोर्शन है। डार्क पोर्शंस में अगर हम ज़्यादा डार्क करें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लाइट पोर्शंस में थोड़ा सा हल्का लाइन खींचे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पे एक कैनवस बोर्ड लिया है, 1 फीट बाय 1 फीट कैनवस बोर्ड, और उसमें मैंने पहले से ही एक ड्राइंग करके रखा था पेंसिल से लालटेन की। ये सब्जेक्ट मुझे इसलिए पर्सनली भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा काप्स आएंगे और इसमें मैं आप लोगों को कलर डिविजन्स दिखाऊंगा, वार्म कलर, कूल कलर के इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, कलर कहाँ कहाँ हम लोग इसको मेंटेन करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का जो हार्मोनी है उसको कैसे डेवलप करते हैं। ये प्रैक्टिकली देखना ज़रूरी है। मोस्टली हम प्रैक्टिकल को स्किप कर जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल को देखना ज़रूरी होता है। विदाउट देखे, और मैं अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर देता तो आप लोग शायद अच्छी तरह से नहीं देख पाते, इसीलिए मैंने स्लो रखने की कोशिश की टोटल। मोस्टली जहाँ पे हाईलाइट के पॉइंट है वहाँ पे हमें वाइट छोड़ के जाना, और डार्क पोर्शन को मैं टोटली डार्क कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैं एक्रिलिक कलर यूज़ कर रहा हूँ और ये वाटर सोल्यूबल कलर। लगभग मैं डार्क पोर्शन कंप्लीट कर लिया और थोड़ा सा हैंडल में भी थोड़ा सा काम है। ये डार्क कलर्स मैं लगभग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अभी इसको सूखने के बाद मैं अभी दूसरा एक टोन दूंगा, ब्राउन कलर्स। उसको थोड़ा सा मैं वाटर के साथ, पानी के साथ मिक्स करके थोड़ा सा फ्लैट ब्रश। ये मोस्टली मैं ओवरऑल पूरे पेंटिंग में लगाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्लू के लिए छोड़ दूंगा। इससे जो बैकग्राउंड का जो कलर है उसका फ्लैटनेस अच्छा आ जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि बाद में अगर मैं इसका बैकग्राउंड करता हूँ तो काफ़ी सारे दिक्कतें आते हैं फॉर्म को डेवलप करने के लिए। कुशन ब्लू मिक्स करके ब्राउन के साथ कोबाल्ट ब्लू, कलर्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ। थोड़ा सा कलर्स में एक बड़े ब्रश लेके कलर्स को थोड़ा सा इरेज कर दिया कि नीचे का ड्राइंग हमें दिखाई देने लगे। एक फ्लैट स्क्वीजर से कलर्स को मैं फ्लैटली स्क्वीज कर दूंगा। बस इस लेयर को सूखने तक हम रुकते हैं। ब्राउन, रोशन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, थोड़ा सा वाइट, सॉरी येलो, कैडमियम येलो, ब्लू का साथ ये ब्राउन, और क्रीमसन मिक्स कर दो। इस लैंप पे मैं ऊपर से एक एक्स्ट्रा लाइट का क्रिएट कर रहा हूँ और जिससे इसका डायमेंशन अलग से दिखे। ऊपर का पोर्शन साइड से थोड़ा सा राउंड है, मिडिल पे ज़्यादा हाईलाइट होगा। ऑयल पेंटिंग एक प्रोसेस है, डार्क टू लाइट। मैं एक्रिलिक में भी वही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, डार्क टू लाइट। मोस्टली एक्रिलिक में मिडिल टोन से काम होता है, ब्लू और वाइट। यहाँ पे वाइट का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है।
ऊपर से टॉप से रोशनी आ रहा है तो टॉप के पोर्शंस को हम थोड़ा सा लाइट करते चलेंगे। हाँ हाँ, एक्रिलिक में मिडिल टोन से मोस्टली काम होता है। मिडिल टोन का बाद आप डार्क भी कर सकते हैं और लाइट टोन की तरफ और टोन की तरफ भी जा सकते हैं। एक्रिलिक का मेन कैरेक्टर है ये बहुत जल्दी सूख जाता है, तो हमें बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। जहाँ जहाँ हाईलाइट है वहाँ का मिडिल टोन, हाईलाइट का मिडिल टोन यहाँ पे मैं पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ। कलर मिक्सिंग में ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्टली हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग टोन होता है मिक्सिंग में। ये हाईलाइट पोर्शन नीचे में भी हम करेंगे। हैंडल का पोर्शन देखिए, ये दिए का रोशनी इस तरफ आएंगे तो हाँ यहाँ पे लाइट होगा। यहाँ पे मैंने ब्लू का इस्तेमाल किया है, आप लोग देख सकते हैं। छोटी छोटी बारीकियाँ ध्यान देना ज़रूरी है। ब्लू और थोड़े से ब्राउन, लैम्प के ये छेद में थोड़ा सा डिटेल करते हुए। एक्रिलिक कलर्स मोस्टली कलर प्लेट में ही सूखने लगता है। आप गर्मी का दिन में ये बहुत जल्दी सूखता है, बीच में ये मिडिल लाइट। और जैसे कलर सूखे उससे पहले हमें इसको इस्तेमाल करना होता है। नीचे की तरफ भी यहाँ पे हल्का रोशनी होगा, काफ़ी लाइट मैंने छोड़ा हुआ है। तो पहले ये प्रूशियन ब्लू और थोड़ा सा ब्राउन, मोस्टली प्रूशियन ब्लू का परसेंटेज ही ज़्यादा है यहाँ पे। डार्क कलर्स, डार्क ब्राउन और प्रूशियन ब्लू। लैम्प का इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा डार्क नज़र आता है। एक्रिलिक कलर्स अभी मोस्टली कंटेम्प्रेरी यूजर्स ज़्यादा एक्रिलिक कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है और काम करने के लिए आसान होता है। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि एक्रिलिक में आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये वाटर सोल्यूबल है, अच्छा है, काफ़ी जल्दी सूख जाता है इसको, इसलिए आपको भी अपना स्पीड बना के रखना है। ये मिडिल टोन, मिडिल में इसका थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा है और अब थोड़ा हाईलाइट ये टच करना होता है हाईलाइट में थोड़ा सा, बस डार्क पोर्शन में हाईलाइट टच करो, उससे ही आप काम कर सकते हैं। इसको मिडिल पोर्शन में थोड़ा सा लाइट, बस। हाँ, हमें ऑब्जेक्ट का लाइट एंड शेड को पकड़ते हुए जाना है।
मोस्टली अभी तक मैंने ब्लू कलर्स का ही इस्तेमाल किया है। मेन ओरिजिनल कलर ब्लू, और ब्लू का साथ वाइट मिक्स किया है, थोड़ा सा प्रोशन ब्लू और हल्का क्रिम्सन। थोड़ा सा डार्क बढ़ा देता हूँ ऑब्जेक्ट का ड्राइंग कर जाएगा। ये एक्रेलिक कलर का एक डेमोस्ट्रेशन क्लास ही हो गया है ये। मोस्टली यहाँ पे डार्क कलर्स के मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देखना है कि किस तरह से मैं इसका कलर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, मोस्टली एक्रेलिक का ये बेसिक टेक्निक्स है कि हम किस तरह से इस्तेमाल करें। बहुत सारे आर्टिस्ट एक्रेलिक को वाटर कलर जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कॉम्बिनेशन करना है दोनों में कि वाटर कलर का प्रोसेस और ऑयल का प्रोसेस दोनों को ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक्रेलिक में। आपको ध्यान से देखना होता है। यहाँ पे थोड़ा लाइट, अभी मैं चिमनी का काम कर रहा हूँ। येलो, ऊपर से थोड़ा हल्का ब्लू छोड़ा है मैंने। ब्राउन, एक एक टोन सूखने के बाद दूसरा टोन मैं लगा रहा हूँ। काफ़ी टाइम कितनी काम है। हर एक ऑब्जेक्ट को आपको बेसिकली पहले ग्लास किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, ग्लास में ट्रांसपेरेंसी किस तरह से आते हैं, ग्लास के आर पार हम लोग किस तरह से वो देखते हैं, वो ध्यान देना है। ये रोशनी में बना रहा हूँ रिफ्लेक्शंस मोस्टली। जो मैंने बोला था कॉन्ट्रास्ट लेवल को बढ़ाना है। अगर हम डार्क पोर्शन और कॉन्ट्रास्ट लेवल को नहीं बढ़ाते तो इसका कहीं कहीं ना इसका जो टोटल टोनल वैल्यू है उसका ब्यूटीनेस को बरकरार रखते हुए हर एक ऑब्जेक्ट में कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि टोटली हम सारा ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कलर से ही यूज़ करें, ऐसा नहीं। कहीं कहीं कॉन्ट्रास्ट और कहीं कहीं हार्मोनी, दोनों ज़रूरत है। ये सलर कलर को मैं डाउन कर दूँगा। अभी वाइट और येलो में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये अंडरटोन में आ जाएगा धीरे धीरे। हल्का सा प्रूशन ब्लू, ब्राउन कलर। एक्रिलिक कलर का बड़े खूबी है, ये लगाते वक्त थोड़ा सा ब्राइट रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये डाउन होते हुए जाते हैं, डाउन हो जाता है इसका कलर्स। इसमें थोड़ा ग्लास इफेक्ट देने के लिए हमें हाईलाइट की ज़रूरत पड़ेगा। रोशनी का बस काफ़ी कम होता है। अब बिल्कुल जलता हुआ किस तरह से लगेगा उस हिसाब से।
रिफ्लेक्शन, इसका डायमेंशन को दिखाने के लिए हमें हाईलाइट की ज़रूरत पड़ता है। और जो ग्लास का क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी, उसके लिए हमें थोड़ा सा हार्ड कलर की ज़रूरत है, ब्राइट कलर की ज़रूरत है। ये साइड में, यहाँ पे सेंटर, ये ऑटोमेटिकली ग्लास डेवलप हो जाता है। साइड में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें स्ट्रोक्स आपका परफेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका स्ट्रोक्स वीक होगा तो ये ग्लास का जो कैरेक्टर है वो डेवलप नहीं होगा। ज़्यादातर इस तरह की लैंप गांव में पहले इस्तेमाल होते थे, और आजकल लगभग ये एंटीक ही हो गया। हम बचपन में इस तरह से लैंप से ही पढ़ाई करते थे। आजकल के बच्चों को अगर बताया तो वो हंसते हैं। बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है देखने के लिए। शायद आजकल इस तरह का लैंप मिलना भी मुश्किल है। ये केरोसिन से जलने वाले लैंप हैं। आजकल के बच्चों को शायद पता नहीं, मैं बता देता हूँ। और येलो का रिफ्लेक्शन लगभग ये कंप्लीट होने जा रहा है। ऊपर थोड़ा सा डीप ज़रूरत है। यहाँ पे मैं थोड़ा उसकी हाईलाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्ट्रोक्स थोड़ा सा फोर्सफुली होना चाहिए। हर एक मटेरियल जो कैरेक्टर होता है, मटेरियल कैरेक्टर, उसके लिए ब्लू, ब्राउन और हल्का सा डार्क, ये केरोसिन का लैंप है इसलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ काले पड़ जाते हैं धुआं की वजह से। रोशनी का ऑपोजिट यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होगा। ये ग्लास को पकड़ने का एक वायर होते थे, तार होते थे, तो इससे चिमनी को पकड़ के रखते थे, ग्लास के चिमनी को। मोस्टली बहुत सारी फिल्मों में भी ये लैंप यूज़ होते हैं। बहुत सुंदर क्रिएशन है एक्चुअली ये लैंप। ये एक लैंप नहीं, ये आर्ट पीस जैसा भी लगता है। घुमाने वाला नाव दोस्तों लगभग कंप्लीट ही है। जो आउटडोर पोर्शन है वहाँ पे मैंने ब्लू का साथ कूल कलर्स के इस्तेमाल किया है। वार्म कलर यहाँ पे मोस्टली सिर्फ येलो है। येलो परसेंट रोशनी को मैं दिखाने के लिए, और ये टॉप में थोड़ा सा हाईलाइट तार का। यहाँ पे लैंप का एक इंटरनल लाइट है, और ऑब्जेक्ट का ऊपर से भी एक लाइट इस्तेमाल किया है जो कूल कलर्स का है। थोड़ा सा हाईलाइट बढ़ा देंगे।
जितना डिटेलिंग आप कर सकते हैं करिए, उससे डायमेंशन और ज़्यादा बढ़ता है। टॉप में थोड़ा सा हाईलाइट बढ़ा देता हूँ। इससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डायमेंशन भी अच्छा आ जाएंगे और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, और इसका राउंडनेस भी डिपिक्ट हो जाता है। इसका राउंडनेस के लिए भी यहाँ पे हम बहुत मोटे कलर्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये छोटा काम इसलिए ज़्यादा मोटे कलर्स नहीं लगा रहा हूँ, उससे बहुत खिल के निकल के आते हैं। तो मैं बैकग्राउंड में भी कलर करूँगा अब, थोड़ा सा ज़रूरी है, नीचे थोड़ा सा लाइट पोर्शंस के लिए। लाइट थोड़ा ये लगभग मैंने बैकग्राउंड का साथ ही कंप्लीट कर चुका हूँ। और कलर के डिस्ट्रीब्यूशंस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।